क्लास 9 मैथ चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। इस वीडियो में हम इस चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट समझेंगे। तो यूक्लिड्स एक मैथमेटिशियन थे, एक मैथ्स टीचर थे जिन्होंने ज्योमेट्री पे वर्क किया था और एक बुक लिखी थी एलिमेंट्स। तो इस चैप्टर में हम उनके द्वारा दिए गए कुछ एक्सियम और कुछ पोस्टुलेट्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम यही देख लेते हैं कि एक्सियम और पोस्टुलेट क्या होते हैं। स्टार्टिंग विद द डेफिनेशंस, यूक्लिड अज्यूम्ड सर्टेन प्रॉपर्टी विच वर नॉट टू बी प्रूव्ड। कुछ ऐसी प्रॉपर्टी थी जो यूक्लिड ने अज्यूम की जिनको प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। दीज अजम्पशंस आर एक्चुअली ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रूथ। और ये जो अजम्पशंस थी ये क्या थी भाई? यूनिवर्सल ट्रूथ थी, इनको प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ही डिवाइडेड दैम इनटू टू टाइप्स, एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट। और यही जो यूनिवर्सल ट्रूथ थे उन्होंने उनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स। ही यूज द टर्म पोस्टुलेट। अब उसने पोस्टुलेट किसको कहा? जो भी अजम्पशंस थी जो ज्योमेट्री के लिए यूज़ की गई, यानी कि मैथ में जो ज्योमेट्री के लिए यूज़ की गई, उसको उन्होंने पोस्टुलेट का नाम दिया। और ऑन द अदर हैंड जो अजम्पशन कहीं पर भी यूज़ की जा सकती थी मैथमेटिक्स में, कहीं पर भी, या फिर किसी भी एंड नॉट स्पेशली लिंक टू ज्योमेट्री, जो ज्योमेट्री से स्पेशली लिंक नहीं थी और उनका मैथ में कहीं पे भी यूज़ किया जा सकता था, उसको उन्होंने एक्सियम कहा। ठीक है। पोस्टुलेट तो उनको कहा, उन एजम्पशन को कहा जो ज्योमेट्री में यूज़ होती थी स्पेशली, और एक्सियम उनको कहा जो कहीं पर भी यूज़ हो सकती थी मैथ में। ठीक है। और वो स्पेशल ज्योमेट्री के लिए नहीं थी। ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं उनके कुछ यूक्लिड एक्सियम्स नॉट इन हिज ऑर्डर आर गिवन बिलो। अब हम कुछ एक्सियम पढ़ लेते हैं जो उन्होंने दिए थे। तो थिंग्स, पहला एक्सियम है, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। जो भी चीज़ें, थिंग्स, ठीक है, जो किसी सेम थिंग के इक्वल हैं वो आपस में इक्वल हो जाएंगी। चलो मैं समझा देता हूँ। जैसे कि मान लो तीन लड़के हैं, एक राम है, एक श्याम है और एक मोहन है। ठीक है। राम, श्याम, मोहन। ठीक है। राम की हाइट, जो राम की हाइट है वो मोहन की हाइट के इक्वल है। राम की हाइट, राम की हाइट मोहन की हाइट के इक्वल है। श्याम की हाइट भी मोहन की हाइट के इक्वल है। श्याम की हाइट भी मोहन की हाइट के इक्वल है। तो क्या होगा भाई? राम की हाइट मोहन की हाइट के इक्वल, श्याम की हाइट मोहन की हाइट के इक्वल। इसका मतलब क्या हुआ? राम और श्याम दोनों की हाइट भी क्या है? इक्वल है। ठीक है। राम और श्याम दोनों की हाइट भी इक्वल है। इसने यही कहा है कि जो चीज़ें किसी सेम चीज़ के इक्वल होंगी तो वो आपस में इक्वल हो जाएंगी। ठीक है। राम की हाइट मोहन की हाइट के इक्वल, श्याम की हाइट भी मोहन की हाइट के इक्वल। इसका मतलब क्या हुआ? राम और श्याम इन दोनों की हाइट इक्वल है। तो पहला एक्सियम ये है। सेकंड है, इफ़ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल आर इक्वल। मान लो दो चीज़ें इक्वल हैं। ठीक है। मान लो इधर मैंने लिखा 6 और इधर भी लिखा 6। ठीक है। तो ये दोनों क्या हैं? इक्वल हैं। इसने कहा इफ़ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स। अब इसमें कुछ इक्वल क्वांटिटी आप ऐड करो। मान लो इसमें मैंने 2 ऐड कर दिया। ठीक है। इक्वल क्वांटिटी 2 ली, तो इधर भी मैंने 2 ऐड कर दिया। ठीक है। 6 और 6 इक्वल थे और 2 और 2 भी मैंने इक्वल ही ऐड कर दिया, तो आंसर आया मेरा 8 इज इक्वल टू 8। ठीक है। अगर इक्वल क्वांटिटी में कुछ इक्वल ऐड करेंगे, इफ़ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल आर इक्वल। अगर इक्वल में कुछ हम इक्वल ऐड करेंगे तो जो हमें आंसर मिलेगा वो भी क्या होगा? इक्वल ही होगा। इस एग्जाम्पल से मैंने आपको बता दिया। अब थर्ड है, इफ़ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स। अगर इक्वल्स में से इक्वल्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो जो बचेगा वो भी इक्वल होगा। यही एग्जांपल ले लेते हैं। चलो 6 और 6 क्या थे? इक्वल थे। इसने कहा इक्वल्स में से इक्वल को, मान लो इसमें से भी 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया और इसमें से भी 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, जो बचेगा 4 बचा, इधर भी क्या बचा? 4। जो बचेगा वो भी इक्वल होगा। तो इसका मतलब यही है, इफ़ इक्वल्स
इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स दस रिमाइंडर आर इक्वल, तो रिमाइंडर भी हमारा क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब नेक्स्ट है थिंग्स विच कंसाइड विद वन अनदर, जो चीज़ें एक दूसरे से कंसाइड करती हैं, कोइंसाइड करती हैं, आर इक्वल टू वन अनदर, वो इक्वल होती हैं, वो एक दूसरे के इक्वल होती हैं। जो कंसाइड करती हैं वो एक दूसरे के इक्वल होती हैं। चलो मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ कैसे। जैसे मैंने एक ये सिक्का लिया 2 रुपये का, ठीक है, और ये एक सिक्का और लिया। मैंने क्या किया, कंसाइड का मतलब क्या होता है, अगर एक चीज़ दूसरी चीज़ के ऊपर रख दी जाए तो वो पूरा पूरा उसको ढक ले, ठीक है। अब मैंने एक ये 2 रुपये का सिक्का एक और लिया, मैंने क्या किया, इस सिक्के को उठा के ना इसके ऊपर रख दिया, ठीक है। तो क्या देखा मैंने कि जो दूसरा सिक्का मैंने रखा है, उस सिक्के ने जो पहले वाले सिक्के को पूरा पूरा ढक दिया, पूरा पूरा कवर कर दिया, कुछ भी नहीं दिख रहा। क्या आपको दिख रहा है? बिल्कुल भी नहीं दिख रहा होगा आपको, क्योंकि ये दोनों क्या है, हो गए कंसाइड हो गए, एक दूसरे के ऊपर आ गए, ठीक है। बिल्कुल पूरा पूरा ढक दिया, ये इसने इसको कंसाइड कर दिया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों सिक्के क्या हैं, इक्वल हैं। इनका जो एरिया है, ठीक है, या जो भी कुछ कहो, थिंग्स विच कंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर, जो चीज़ें एक दूसरे को कंसाइड कर देती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। इस सिक्के ने, मान लो ये 2 सर्कल है, एक सर्कल के ऊपर दूसरा सर्कल रख के देखा हमने, पूरा पूरा इसने इसको ढक लिया, तो इसका मतलब ये इसने इसको कंसाइड कर लिया, और ये दोनों क्या हो जाएंगी, इक्वल। जैसे आपकी कॉपी का पेज है, ठीक है, या रजिस्टर का पेज है, एक रजिस्टर का पेज दूसरे रजिस्टर के पेज पे अगर आप रखोगे तो वो उसको पूरा पूरा ढक लेगा, यानी कि उसने उसको कंसाइड कर लिया, यानी कि वो इक्वल है। ऐसी बुक का पेज है, एक बुक का पेज मतलब पेज को दूसरे पेज पे रखा तो आपने देखा तो वो वाला पेज दिख ही नहीं रहा है, यानी कि उसने इसको कंसाइड कर लिया, यानी कि वो दोनों इक्वल हैं। नेक्स्ट है द होल इज़ ग्रेटर देन पार्ट, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ये जो हम कर रहे हैं इनको प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। द होल इज़ ग्रेटर देन पार्ट, जो होल होता है वो पार्ट से हमेशा बड़ा होता है। होल का मतलब जो पूरा, मान लो चलो एक ये रोटी है, ठीक है, एक रोटी है, ये इसको कहेंगे हम होल, ये पूरी एक चीज़ है, ठीक है। और अगर मैं इसका पार्ट कर देता हूँ, मान लो ये वाला पार्ट लेता हूँ, सिर्फ ये वाला पार्ट लेता हूँ रोटी का, ठीक है, तो ये जो ये पूरी रोटी है ये अपने पार्ट से तो हमेशा क्या होगी, बड़ी होगी, होगी कि नहीं, ठीक है। तो क्या आ गया भाई, द होल इज़ ग्रेटर देन द पार्ट, जो होल है यानी कि सारा जो है वो अपने पार्ट से हमेशा ही बड़ा होगा। तो इस चीज़ को प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मैंने एग्जांपल देके बताया। नेक्स्ट है थिंग्स विच आर डबल द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। मान लो 2 चीज़ें हैं, मान लो चलो इधर 6 लेते हैं, एक 6 लेते हैं, ये दोनों इक्वल हैं। अगर इन दोनों को मैं डबल कर दूं तब भी क्या आएंगे, वो इक्वल ही आएंगे। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, डबल कर दिया, तो ये 6 2 जा 12, ये भी 6 2 जा 12, तब भी हमें क्या मिलेगा, इक्वल ही मिलेगा। ऐसे ही नेक्स्ट है थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, अगर हाफ कर दें तब भी हमें इक्वल ही मिलेगा। 2 चीज़ें सेम थी, दोनों का मैंने हाफ कर दिया, इसका भी हाफ कर दिया, इसका भी हाफ कर दिया, देखो क्या आंसर आएगा। पहले 6 6 इक्वल थे, अब देखो क्या आंसर आएगा, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, हाफ कर दिया, 2 2 से डिवाइड कर दिया, तब भी क्या आया, जो आंसर हमें मिला वो भी क्या है, इक्वल आया। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये एग्जाम्स हैं, इनको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती, ये यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, ठीक है। थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, ठीक है। ये सब कुछ हमने कर लिया है, तो यूक्लिड के एग्जाम्स हमने कर लिए, अब हम उसके पोस्टुलेट को समझते हैं। अब है नाउ लेट अस डिस्कस यूक्लिड्स 5 पोस्टुलेट। यूक्लिड ने 5 पोस्टुलेट दिए थे, ठीक है, जो ज्योमेट्री में यूज़ होते हैं। दे आर, फर्स्ट है पोस्टुलेट, ए स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू अनदर, एनी वन पॉइंट टू एनी अनदर पॉइंट। जो एक स्ट्रेट लाइन है वो हम कैसे ड्रा कर सकते हैं, ठीक है, एनी वन पॉइंट टू एनी अनदर पॉइंट। मान लो एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, ठीक है। अगर हमने स्ट्रेट लाइन करनी है तो इस पॉइंट को इस पॉइंट से हम मिला देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। तो ये यही कह रहा है, ए स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन, एक स्ट्रेट लाइन खींची जा सकती है
फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अनदर पॉइंट, यानी कि अगर हमें 2 पॉइंट पता है तो हम उसकी मदद से एक स्ट्रेट लाइन को हम खींच सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसी से एक्सियम हमने बना दिया। क्या एक्सियम बना इसी से, इसी पोस्टुलेट से एक्सियम क्या निकला, गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देयर इज ए यूनिक लाइन दैट पासिस थ्रू देम। अगर हमें, इसी पोस्टुलेट से एक्सियम बन गया, अगर हमें 2 पॉइंट पता हैं, अगर हमें कोई 2 पॉइंट पता है तो इन 2 पॉइंट में से होकर सिर्फ एक ही ओनली वन, ठीक है, देयर इज ए यूनिक लाइन डेट पासिस थ्रू दैम, सिर्फ एक ही लाइन जा सकती है इन दोनों में से पास होके। जैसे ये पॉइंट ए लिया, ये पॉइंट बी लिया, तो इन दोनों पॉइंट में से होकर सिर्फ एक ही लाइन जा सकती है। क्या कोई दूसरी लाइन जा सकती है? ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था, आप करके देख लो, इन दोनों पॉइंट में से होकर और कोई दूसरी लाइन नहीं जा सकती। देखो ये सिर्फ एक में से जाएगी, ये भी सिर्फ एक में से जाएगी। तो या तो देखो ये ए बी या बी ए, बात एक ही है, तो एक ही लाइन इन दोनों पॉइंटों में से होके जा सकती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है एक्सियम, ज़रा ध्यान से रख लेना, ये इसी पोस्टुलेट से हमने निकाला है, ठीक है, कि कोई भी 2 पॉइंट हैं, कोई भी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट हैं, उनमें से सिर्फ एक ही लाइन पास कर सकती है, ठीक है। अब देखो पोस्टुलेट नंबर 2, ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली। ए टर्मिनेटेड लाइन का मतलब होता है, जो यूक्लिड ने उसको टर्मिनेटेड लाइन कहा है, मगर आजकल हम उसे क्या कहते हैं भाई, लाइन सेगमेंट। क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। आपको पता है ना लाइन सेगमेंट क्या होता है? जैसे आप स्केल के साथ खींचते हो ना 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर लाइन खींचते हो, लाइन सेगमेंट खींचते हो, उसको ही बोलते हैं हम लाइन सेगमेंट, ठीक है। पार्ट ऑफ लाइन क्या होता है? लाइन सेगमेंट। मान लो ये लाइन है, लाइन तो कभी ख़त्म नहीं होती, उसका कोई एक पार्ट ले लें अगर हम, तो उसको ही हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। और लाइन सेगमेंट को हम मेज़र कर सकते हैं, उसका माप कर सकते हैं किसी स्केल के साथ, ठीक है। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है? ए पार्ट ऑफ लाइन, ठीक है, जिसको यूक्लिड ने क्या कहा था? टर्मिनेटेड लाइन कहा था। ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली। बिल्कुल सही है भाई। मान लो एक हमारे पास ऐसे टर्मिनेटेड लाइन है, एक लाइन सेगमेंट है, इसको हम क्या कर सकते हैं? प्रोड्यूस इनडेफिनेटली। इसको हम आगे जितना मर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, आगे बढ़ा लो इसको जितना मर्जी, इसको भी आगे बढ़ा लो जितना मर्जी, ठीक है। तो यही यूक्लिड ने कहा था। ये दूसरा पोस्टुलेट है। तीसरे पे आ जाओ अब, ए सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। बिल्कुल सही बात है। कोई भी सर्कल हम किसी भी कोई भी सेंटर लेके और कोई भी रेडियस लेके हम कोई भी सर्कल खींच सकते हैं। मान लो ये हमने रेडियस लिया, ये हमने सेंटर ले लिया, अब एक क्या ऐसे सर्कल ले लो, ठीक है। अब ये हमने रेडियस लिया और ये इतना सा ले लो, ठीक है, फिर ऐसे बन जाएगा, ठीक है। आप कोई भी कितना भी रेडियस लेके और कोई भी सेंटर लेके आप सर्कल खींच सकते हैं कहीं भी, ठीक है। जैसे ये लिया हमने पॉइंट और इतना सा हमने ले लिया, तो ये छोटा सा ऐसे सर्कल बन जाएगा, ठीक है। बड़ा ले लो, यहाँ पे ले लो पॉइंट, ऐसे हमने ये सर्कल खींच दिया, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल आसान था। नेक्स्ट है, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। जितने भी राइट एंगल होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। बिल्कुल सही बात है। जैसे मान लो हमने एक स्क्वायर लिया और इधर एक रेक्टेंगल ले लिया। आपको पता है स्क्वायर का हर एक एंगल 90 का होता है, रेक्टेंगल का भी 90 का होता है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों 90 के हैं, राइट एंगल हैं, तो दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे, ठीक है। कहीं पे भी राइट एंगल बना हो, ठीक है, 2 राइट एंगल बने हो, 3 बने हो, वो आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। ऑल राइट एंगल आर इक्वल टू वन अनदर, ठीक है। तो ये 4 पोस्टुलेट हमारे कंप्लीट हुए। अब 5th पोस्टुलेट देखते हैं। ये तो बाकी 4 तो आसान थे, अब ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। अब देखो 5th पोस्टुलेट, इफ़ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइन। अगर एक स्ट्रेट लाइन 2 स्ट्रेट लाइन के ऊपर कट करती है, गिरती है, मेक्स द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन 2 राइट एंगल, और जो उसके इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड 2 राइट एंगल से कम बनते हैं, यानी कि जो इंटीरियर एंगल हैं उन दोनों का सम 180, 2 राइट एंगल का मतलब 90 + 90 यानी कि 180 से कम आता है, देन 2 स्ट्रेट लाइन्स इफ प्रोड्यूस इनडेफिनेटली मीट ऑन दैट साइड ऑन विच द सम ऑफ द एंगल इज़ लेस देन 2 राइट एंगल, ठीक है। आपको ये इतना समझ में नहीं आया होगा, अब आपको फिगर से मैं समझाऊंगा तो एकदम से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये है फिगर,
ठीक है। इसने कहा था कि दो स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है ए बी और एक स्ट्रेट लाइन है सी डी, ठीक है। और तीसरी जो स्ट्रेट लाइन है उनके ऊपर फॉल करती है, उनको कट करती है, ठीक है। ये ले ली हमने तीसरी स्ट्रेट लाइन पी क्यू। इतना समझ आ गया। ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, सी डी एक स्ट्रेट लाइन है, और ये जो पी क्यू इस दोनों को कट कर रही है, इनके ऊपर फॉल कर रही है, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है आगे कि अब इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, ठीक है। ये इसकी बात कर रहे हैं हम, इस वाले की, लेफ्ट की तरफ वाले की, इस वाले की बात कर रहे हैं। जब हमने देखा ये दोनों इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल है ना, ठीक है। आपने 8th में ही पढ़ा होगा, ये ट्रांसवर्सल जो कट कर रही है उसके जो इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, ये दोनों लिए हमने एंगल। जब इन दोनों एंगल को हमने प्लस किया, जब इन दोनों एंगल को हमने प्लस करके देखा, अगर वो 180 से कम आ रहे हैं, टू राइट एंगल यानी कि 180 से कम आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो लाइन जा रही है ना, ये वाली लाइन सी डी और ये ए बी, या आप ऐसे भी कह सकते हैं डी सी या बी ए, जो लाइन जा रही है, इनको जब आगे हम बढ़ाएंगे ना, तो ये कहीं ना कहीं पर क्या हो जाएंगी भाई, कट हो जाएंगी। क्या शर्त है कि जो इंटीरियर एंगल का जो सम होगा ऑन द सेम साइड वो 180 से कम होना चाहिए। अगर 180 से कम है तो ये वाली लाइन जो जहाँ पे 180 से कम है, इन दोनों लाइन को अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो वो एक दूसरे को कहीं ना कहीं क्या कर देंगी, कट कर देंगी, इंटरसेक्ट कर देंगी। समझ में आ गई बात। अगर हम यहाँ का एंगल देखते हैं, अगर इन दोनों का एंगल देखें, ठीक है, और 180 से अगर ये क्या आ रहा है भाई, अगर ये 180 से ज़्यादा आ रहा है तो क्या होगा भाई, 180 से ज़्यादा आ रहेगा तो ये लाइन कभी भी कट नहीं होंगी। इसको आगे बढ़ाओ, इसको आगे बढ़ाओ, ये फैलती ही चली जाएंगी। और जिस तरफ 180 से इन दोनों एंगल का सम कम होगा, वो लाइन आपस में जब उनको बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं कट हो जाएंगी। अब एक केस आप ये सोचो, आपने 8th में ही पढ़ा था, यही यही ले रहे हैं हम, ठीक है। अगर इन दोनों एंगल का सम, ठीक है, या फिर इन दोनों को ले लेते हैं, चलो जैसे इस केस में लिया था हमने, लेफ्ट वाले का ले लेते हैं। अगर इन दोनों एंगल का सम 180 ही हो जाए तो क्या होगा, ठीक है। अगर इन दोनों इंटीरियर एंगल का सम 180 ही हो जाए तो क्या होगा, तो आपने पढ़ रखा है कि फिर ये दोनों जो लाइनें हैं, ये वाली ए बी और सी डी, ये दोनों लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी और कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, ठीक है। चाहे जितना मर्जी आगे बढ़ा लो इसको, कभी भी कट नहीं करेंगी, चाहे इधर से चाहे इधर से, ठीक है। समझ में आ गई बात। यूक्लिड ने क्या देखो, इसी यूक्लिड की थ्योरम से, यूक्लिड के पोस्टुलेट से ही हमने ये बात निकाली थी, ठीक है। और अगर इस केस में देखें, अगर क्या है भाई 180 से कम आ रहा है तो उसी साइड अगर बढ़ाएं, जिस तरफ 180 से दोनों एंगल का सम कम आ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को कट कर देंगी, ठीक है। तो यही थे यूक्लिड के एक्सियम और पोस्टुलेट। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।